गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, फिक्स कैपिटल क्या है और इस पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक और स्थायी पूंजी का प्रबंध में महत्व, इस विषय पर आज अध्ययन करने वाले हैं। तो स्थायी पूंजी किसी भी व्यवसाय, व्यापार, उद्योग, इसकी स्थापना के लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है और इस संपत्तियों के बिना व्यापार की स्थापना ही नहीं की जा सकती, बल्कि ये मुश्किल कार्य होता है। स्थायी संपत्तियां नहीं रहेगी तो व्यापार की स्थापना नहीं होती। और किसी भी उपक्रम की स्थापना के लिए स्थायी संपत्तियों के रूप में भूमि, भवन, फर्नीचर, संयंत्र, मशीनरी, औजार, इनकी आवश्यकता होती है और यही है व्यापार की स्थायी संपत्तियां। और ये संपत्तियों को ही एकत्रित करने के लिए जो भी पूंजी हमें आवश्यक होती है उसी को हम स्थायी पूंजी कहते हैं। और ये स्थायी पूंजी मतलब कि दीर्घकालीन पूंजी है, तो दीर्घकालीन पूंजी को ही हम स्थायी पूंजी कहते हैं। और ये दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता व्यापार प्रारंभ करने के लिए, प्रारंभिक व्ययों के लिए, पेटेंट, कॉपीराइट्स, इनको भी क्रय करने के लिए, साथ में पुरानी संपत्तियों के नवीनीकरण के लिए और व्यापार के आधुनिकीकरण के लिए भी पड़ती है। तो ये स्थायी पूंजी अर्थात जो भी हमारे व्यापार के सफल संचालन के लिए जिन संपत्तियों की हमें आवश्यकता पड़ती है, भूमि, भवन, मशीनरी, औजार, तो इन्हीं को ही स्थायी संपत्ति में या तो दीर्घकालीन पूंजी में शामिल किया जाता है। अभी हम देखते हैं इसका स्थायी पूंजी क्या है, या तो स्थायी पूंजी के लिए और भी कुछ क्या शब्द दिए हैं। तो दीर्घकालीन पूंजी ही व्यापार की स्थायी पूंजी है, फिक्स कैपिटल है, और इसे एक तो अचल पूंजी भी कहेंगे या तो ब्लॉक कैपिटल भी कहा जाता है। और इस पूंजी में तरलता का पूर्ण अभाव पाया जाता है, अर्थात इस पूंजी को या इस प्रकार के धन को आप आसानी से नहीं बेच सकते और बेचकर तुरंत धन प्राप्त नहीं कर सकते। इसे बेचने के लिए आपको लंबा समय लगता है और इसीलिए इसमें तरलता का पूर्णता अभाव होता है। अब स्थायी पूंजी क्या है उसके बारे में दिया है। तो जिस पूंजी को स्थायी संपत्तियों में विनियोजित किया जाता है उसे स्थायी पूंजी कहते हैं और इस पूंजी को दैनिक कार्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो स्थायी संपत्ति व्यापार में पूंजी संपत्ति या तो ब्लॉक पूंजी के रूप में जानी जाती है और स्थायी पूंजी व्यापार की स्थायी संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अब ये जो स्थायी पूंजी के प्रबंध का स्वभाव देख लो। तो ये जो स्थायी पूंजी होती है दीर्घकालीन कोष से संबंधित होती है। इसमें अत्यधिक व्यय या तो अत्यधिक विनियोग किया जाता है। स्थायी पूंजी उपक्रम के ढांचा को प्रभावित करती है। इसके विनियोग व प्रत्यय में समय का अंतर होता है, अर्थात इसमें आप जो भी रकम जमा करके रखोगे, संपत्तियों में जो भी रकम आप लगाओगे, तो उससे आपको आसानी से धन तुरंत प्राप्त नहीं होगा। बस ये आपको सफल संचालित व्यापार अपना सफल संचालित करने के लिए अब मदद करेगी, सहयोग देगी। तो ये विनियोग व प्रत्यय में समय का अंतर होता है और यह व्यापार के भविष्य की गतिविधियों को प्रभावित करती है। इसमें जोखिम की मात्रा पर्याप्त रहती है। एक प्रकार का यह दीर्घकालीन विनियोग है और स्थायी पूंजी मुख्यतः अंश पत्र, वरीण पत्रों के निर्गमन से ही प्राप्त की जाती है। तो ये स्थायी पूंजी के प्रबंध का स्वभाव या तो लक्षण है। अब स्थायी पूंजी प्रबंध के उद्देश्य देख लो। तो यह जो इसका प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है व्यवसाय का विकास करना एवं उससे उचित लाभ प्राप्त करके पूंजीधारक एवं अन्य को वितरित करना है। जो भी अंशधारक है या तो जिन्होंने भी पूंजी जुटाई है, पूंजी का विनियोजन किया है, तो उनको ठीक ढंग से लाभांश देना, लाभ देना, यही इसका उद्देश्य है स्थायी पूंजी का। तो स्थायी पूंजी के प्रबंध के जो भी उद्देश्य है उसके बारे में तो टोटल 2 ही उद्देश्य दिए हैं। सबसे पहला है आय में वृद्धि के लिए विनियोग संबंधी निर्णय। तो आय बढ़ाने के लिए विनियोग के विभिन्न तरीकों की खोज करना, विनियोगों से आय व्यय संबंधी निर्णय लेना, यह स्थायी पूंजी का पहला उद्देश्य रहेगा। आय वृद्धि के लिए और विनियोग निर्णय संबंधित निर्णय यहाँ पे स्थायी पूंजी के समय लिया जाता है। और न्यूनतम लागत विनियोग संबंधी निर्णय, विनियोग में यह ध्यान रखा जाता है कि लागत को कम करके लाभ की मात्रा को कैसे बढ़ाया जाए। लाभ लागत के ऊपर की आय होती है, अर्थात लागत से ज़्यादा मात्रा अगर आपको मिलती है तो उसी मात्रा को हम लाभ करके कहते हैं। अर्थात लागत जितनी कम होगी लाभ की मात्रा उतनी ही अधिक होगी और इसलिए उन्हीं संपत्तियों में पूंजी का विनियोग किया जाए जिन पर लागत कम और लाभ की मात्रा अधिक है। और इसके लिए नवीनतम तकनीकी एवं आधुनिक मशीनों का क्रय करना उचित होता है। साथ ही वर्तमान में जो कंप्यूटर्स है, इलेक्ट्रॉनिकी का विकास हो जाने से इन पर स्थायी पूंजी का विनियोग करना अधिक लाभप्रद होता है।
तो इस प्रकार से ये स्थायी पूंजी प्रबंधक के दो उद्देश्य है। अभी स्थायी पूंजी के प्रकारों को देखोगे तो स्थायी पूंजी का पहला प्रकार है वास्तविक स्थायी पूंजी, तो रियल फिक्स कैपिटल। तो व्यापार में जो भी जिन वस्तुओं को आप देखते हो, छूते हो, तो उनको हम वास्तविक स्थायी पूंजी कहते हैं। जैसे कि भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीनरी, औजार, इन संपत्तियों के लिए जो भी इनको हम देख भी सकते, छू सकते, इसका उपयोग कर सकते हो, तो ये है वास्तविक स्थायी पूंजी। और ये पूंजी जुटाने के लिए आपको दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे नंबर का प्रकार है अवास्तविक स्थायी पूंजी। अवास्तविक स्थायी पूंजी अर्थात जिनको ऐसी संपत्तियां जिनको हम ना देख सकते, ना छू सकते हैं, मात्र उसका एहसास कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, तो वह है अवास्तविक स्थायी पूंजी। तो व्यापार में जो पेटेंट है, कॉपीराइट्स है, ख्याति है, प्रारंभिक व्यय है, प्रवर्तन है, प्रबंधन है, ये क्या है? अवास्तविक स्थायी पूंजी है, अर्थात इनके लिए भी हमें धन विनियोजित करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये स्थायी पूंजी के दो प्रकार है, वास्तविक स्थायी पूंजी एवं अवास्तविक स्थायी पूंजी। अभी इसमें से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वह है स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले या तो स्थायी पूंजी को निर्धारित करने वाले घटक। तो सबसे पहला घटक है व्यवसाय की प्रकृति। तो स्थायी पूंजी की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति से प्रभावित होती है। इसमें दो तत्व निहित होते, एक तो है उपक्रम निर्माण कार्य में लगा है या तो वितरण कार्य में। अगर निर्माण कार्य में आपका व्यवसाय लगा है तो अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, और वितरण कार्य में सिर्फ माल खरीदो और माल बेचो, इसी कार्य में अगर आपका व्यवसाय है तो आपको कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता लगेगी। और दूसरा है उत्पादन और वितरण। ये सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं का अगर उत्पादन वितरण करोगे तो आपको कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी, और उद्योगों से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन या तो वितरण करोगे तो अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। तो ये व्यवसाय की प्रकृति कौन सी है, उस पर आपको स्थायी पूंजी की मात्रा को प्रभावित करना पड़ेगा। दूसरा नंबर है उपक्रम का आधार एवं संगठन। स्थायी पूंजी की मात्रा को निर्धारित करने में उपक्रम का आकार और संगठन भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि उपक्रम बड़े पैमाने पर उत्पादन और विक्रय का कार्य करता है तो अधिक पूंजी की आवश्यकता लगेगी, और अन्यथा कम स्थायी पूंजी से भी आपका व्यवसाय चल सकता है। फिर तीसरे नंबर का पॉइंट है उत्पादन प्रक्रिया की जटिलता। तो जिस उपक्रम में जितनी अधिक जटिल उत्पादन प्रक्रिया का प्रयोग होता है उस व्यवसाय में अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात ज्यादा प्रक्रिया से होकर गुजर कर अगर वस्तु निर्माण होती है तो वहां पे ज्यादा स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, और जहां पे आसानी से निर्माण कार्य होता है तो उसमें कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। फिर है प्रारंभिक व्यय। तो यदि कंपनी की स्थापना के समय प्रवर्तकों को पारिश्रमिक, स्थापना व्यय, पेटेंट, इनके क्रय पर अधिक व्यय किया जाता है तो स्थायी पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। पांचवें नंबर का पॉइंट है संपत्तियों का अधिमूल्यन। यदि कंपनी के प्रवर्तक अपनी संपत्तियों का कंपनी को हस्तांतरण अधिक ऊंचे मूल्य पर करते हैं तो अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। और छठवें नंबर का प्रभावित करने वाला घटक है प्रबंधकों का दृष्टिकोण। यदि प्रबंधक प्रारंभ से ही बाजार में प्रमुख उत्पादक के रूप में आना चाहते हैं तो अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये टोटल 6 घटक है स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक। अब इस स्थायी पूंजी के प्रबंध का महत्व देख लो। तो स्थायी पूंजी का जो उचित प्रबंध अगर नहीं करोगे या उचित उपयोग नहीं होगा तो उपक्रम की सफलता की बात करना व्यर्थ रहेगा, क्योंकि स्थायी पूंजी की व्यवस्था क्या है, एक प्रकार की स्थायी पूंजी का नियोजन करने से है, और स्थायी पूंजी के बिना किसी भी उपक्रम की स्थापना नहीं हो सकती। और इसी कारण से स्थायी पूंजी का जो महत्व है वो महत्व 5 पॉइंट में बताया गया है। एक तो है उपक्रम के लिए उचित व आवश्यक भवन की व्यवस्था करना। तो जो भी आप उद्योग शुरू करोगे, जो भी व्यवसाय शुरू करोगे, उसके लिए एक आवश्यक भवन निर्माण करना, उसकी व्यवस्था करना, ये पहला महत्व रहेगा स्थायी पूंजी का। सेकंड है भविष्य का निर्धारण करना, अर्थात भविष्य आपका सुनिश्चित होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, उसके लिए भी आपको स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। फिर है पूंजी को कम लागत व अधिक आय वाली संपत्तियों में विनियोजित करना। चौथे नंबर का महत्व है चालू संपत्तियों को समृद्धशाली बनाने में सहयोग देना। और 5वें नंबर का पॉइंट है साधनों का श्रेष्ठ उपयोग करना। तो जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है उनका श्रेष्ठ उपयोग करने के लिए भी आपको स्थायी पूंजी आवश्यक रहेगी, और इन कारणों से स्थायी पूंजी के प्रबंध का महत्व अत्यधिक है। और इसके समृद्धशाली उपयोग के लिए पूंजी बजट आप बनाओगे, अर्थात कितना धन आपके पास मिलेगा और उस धन से आप कितनी पूंजी
दीर्घकालीन पूंजी के रूप में विनियोजित करोगे और कितनी व्यवसाय को संचालित करने के लिए आपके पास होनी आवश्यक रहेगी। तो इस प्रकार से ये जो बजट बनाया जाता है उसी को हम पूंजी बजट करके बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं स्थायी पूंजी दीर्घकालीन पूंजी के स्रोत में। तो स्थायी अथवा दीर्घकालीन पूंजी को प्राप्त करने के लिए 3 स्रोत है। एक तो है अंशपत्रों का निर्गमन, अर्थात अंशों का निर्गमन कंपनी के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं स्थायी पूंजी या दीर्घकालीन पूंजी के स्रोत। तो अंश का निर्गमन होगा, ये स्वामीगत पूंजी है, मतलब कि स्वयं मालिक की पूंजी रहेगी। व्यापार के संचालक की, व्यापार के स्वामी की पूंजी रहेगी अंश पत्रों के निर्गमन से जो पूंजी प्राप्त होती है। और अन्य घटक जो है ऋण पत्रों का निर्गमन, मतलब कि ऋण पूंजी। और अलग अलग प्रकार की जो वित्तीय विशिष्ट संस्थाएं है, विशिष्ट वित्तीय संस्था है, उनसे भी ऋण लेकर आप पूंजी एकत्रित कर सकते हो, तो वह भी एक प्रकार की ऋण पूंजी रहेगी। तो इस प्रकार से स्थायी पूंजी क्या है और स्थायी पूंजी का प्रबंध का स्वभाव क्या है, उसके उद्देश्य क्या है और स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक क्या क्या है, उसका अध्ययन आपने किया है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो है स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले या तो स्थायी पूंजी को निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, तो इसका अध्ययन ठीक ढंग से करना है।